आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्टार पावर काम आएगी बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन के बिहार के अंदर। बहुत स्वागत है मैथिली आपका न्यूज 18 नमस्कार, धन्यवाद। तो शुरुआत में सवालों की करूं, लेकिन पहले मैं पूछ लेती हूँ, शुभकामनाएं अभी दे सकते हैं आपको या थोड़ा रुक के? शुभकामनाएं दे दीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हम सब उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन काफी कन्विंसिंग रहा है पिछला 4 दिन। तो चलिए, बहुत बस बहुत सब बधाई हो आपको, आगे के लिए शुभकामनाएं। एक नए सफर की शुरुआत आप कर रही हैं। उम्र बहुत कम है और हमेशा से चर्चा भी रही है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक लोक गायक के तौर पर जो छवि बनाई है, उसके बाद अब राजनीतिक सफर, तो यहां पर भी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि मैथिली ठाकुर इतनी कम उम्र में राजनीति में आई हैं, यूथ आइकन हैं, एक अलग तरह की उनकी पहचान है, तो वो क्या करेंगी राजनीति में आके? बहुत सारी बातें हैं जो अभी पिछले 4 दिन से मैं प्रोसेस कर रही हूँ। हम्म। मेरे अंदर ये हिम्मत तब आई जब मैं अभी 4 दिन भी नहीं, 2 दिन हुए हैं मिले हुए मुझे नित्यानंद राय जी और साथ ही साथ विनोद तावड़ी जी, दोनों एक ही साथ मिले अच्छा, हैं पहला मुझे। फोन स्पेशली किसका आया आपको? मुझे उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब हम पटना गए, उनसे मिले, तो 30 मिनट लगातार हमने बात की, जिसमें बिहार के बारे में बहुत सारी बात करी। तो मुझे काफी कन्विंसिंग लगा जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे थे, मेरे पिताजी से बात कर रहे थे और बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हम लोग काफी पर्सनल भी हो गए बात करते करते, कि हम लोगों ने खुद क्या झेला है, क्या प्रॉब्लम्स रही है और कैसे हम लोग अपनी सोसाइटी को पे बैक करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए कैसे उसके डेवलपमेंट में कैसे हिस्सा लेंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे कन्विंसिंग लगी और फिर मैंने उस दिन मन बनाया कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो ये पहला प्रस्ताव या ये पहला वाक्य किसने आपके सामने रखा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी मैथिली, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी मैथिली? ऐसा ऐसी बस चर्चा चल रही थी कि अगर ऐसा हो तो क्या आप तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा मेरी भी बन रही थी धीरे धीरे धीरे। लेकिन जब मैंने उन दोनों को उस दिन अपने मन की बात बताई और उन्होंने जब मुझे काफी ज्यादा हिम्मत दी, तो मैं बहुत श्योर हो गई हूँ कि अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं पूरे जोर के साथ उतरूंगी। अब तक किस किस से मुलाकात या फिर पार्टी हाईकमान से भी क्या फोन पर कोई बात हुई है आपकी? नहीं, अभी फिलहाल आपने जो फोटो देखा है वही, और बाकी दूसरे स्पेस में, क्योंकि मैं कार्यक्रमों में बहुत सारे लीडर्स से, पॉलिटिशियन से मिलती रहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला, तो वो अलग चीज है। लेकिन इस दौरान मैं सिर्फ नित्यानंद जी से, विनोद जी से मिली हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी हमने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, उनके हाथों आपने बतौर इन्फ्लुएंसर एक बड़ा अवार्ड भी लिया हुआ है। तो पूर्व में कई बार जाहिर सी बातें आपकी मुलाकात हुई है पीएम से, तो क्या उन्होंने कभी टटोला? वो तो बातों ही बातों में बहुत कुछ भाप जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि क्या इस ओर भी है। कभी नहीं, कभी ऐसी पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं हुई। जब भी वो मुझे मिले, मैथिली कैसी हो, नमस्ते, फिर उसके बाद यही कुछ नया गाना बनाई, तो यही सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हुई है। तो लेकिन मेरे फेवरेट लीडर वो बहुत समय से है, क्योंकि जब से उनको मैंने बोलते हुए सुना है, जब से मेरी पॉलिटिकल समझ हुई है, जब से मैं पॉलिटिकली अवेयर हुई हूँ कि मेरे साथ, मेरे सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे आसपास के लोग और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है बेसिकली, तो तब से मैं उनको बहुत अडोर करते आई हूँ, बहुत अप्रिशिएट और बहुत ज्यादा मैं उनकी आदर करती हूँ। और जिस तरीके से वो लगातार 2 घंटे मंच पे आकर के बोलते हैं और 1 सेकंड के लिए भी कोई इंसान बोर नहीं होता है, तो ये काफी चीजें छोटी मोटी है जो मुझे लगातार बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करती हैं और उनकी तरफ खींचती हैं। तो पार्टी के जो चाणक्य हैं उनको तो गृह मंत्री अमित शाह सब लोग जानते ही हैं, और कहा जाता है कि वो ही तय करते हैं पार्टी की जो सफलता। आज आज जिस मुकाम पर है पार्टी, उनका एक बड़ा हाथ बतौर रणनीतिकार इसमें माना जाता है। उनसे भी कोई बातचीत हुई आपकी या उनको लेकर? मैं उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनसे, उनके सामने में एक बार कार्यक्रम हुआ था बिहार के किशनगंज में, और ये कम से कम 4 साल पुरानी बात है, 4 साढ़े 4 साल पुरानी। और मीटिंग के दौरान नित्यानंद जी ने मुझे एक हिंट दिया कि आपको तब से पसंद करते हैं जब से आपने सुंदर सुभूमि भैया गाया उस कार्यक्रम में, आपको तब से सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ऊपर से मैं गुजराती भाषा में भी काफी गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अलग एक पॉलिटिशियन वाला एंगल को अलग किया जाए तो हर एक इंसान म्यूजिक से कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है और गाने सुनता रहता है, तो मुझे उस तरीके से वो जानते हैं। तो यानी राम भजन गाते गाते अब आगे भी राम जी बेड़ा पार लगाएंगे। राम की बात करने वाली पार्टी की से तो आप जुड़ी रही हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, विचारधारा काफी मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं सोच एक है, अलाइन हो रहा है हर एक चीज। मैंने कभी ऐसा सोचा कि
मुझे अवसर मिले ऐसा कि मैं लोगों की सेवा करूं, और इतनी जल्दी वो चीज मैंने मन में सोची और सामने से वो ऑफर या वो प्रस्ताव मुझे मिले, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं नकारूंगी। जी। कभी सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी मुझे ये अवसर मिलेगा। जी। कई सारी जगहों का नाम चल रहा है मैथिली ठाकुर के साथ कि वो यहाँ से क्या लड़ सकती हैं या इस जगह से लड़ सकती हैं, तो क्या कोई आपने ख्वाहिश ऐसी जताई है कि कहाँ से चुनाव मैंने लड़ेंगी? मैंने कोई कभी ख्वाहिश नहीं जताई है। हम्म। मुझे बिहार में कहीं से भी मौका दिया जाएगा, मैं उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन जो पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे लगता है मेरे जो गांव का क्षेत्र है, और इसमें दरभंगा मधुबनी दोनों, क्योंकि दरभंगा नानी गांव, मधुबनी मेरा दादी गांव, और हम्म। दोनों से बहुत ही जुड़ाव है। और कहीं से भी मुझे पार्टी आदेश देगी तो मैं वही स्ट्रांगली खड़ी रहूंगी और लड़ूंगी। हम्म। अच्छा, छोटी सी बच्ची मैथिली जब रही होंगी तो गांव की गलियों में जगह जगह आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ गाती हुई होंगी, एक बहुत सारी यादें आपकी वहां से जरूर। जुड़ी होंगी, लेकिन अब जब जी। नेता बन के सबके बीच में जाएंगी तो क्या करेंगी? सोचिए कि आप चाह रहे होते हैं कि मेरे गांव में ये चीज खराब है, इसको ठीक करवाना है, लेकिन आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो ये अब बदलाव होगा जब मैं खुद दिल्ली छोड़ करके गांव में रहना शुरू करूंगी, अपने लोगों के बीच में रहूंगी, अपने लोगों की बातें सुनूंगी, उनकी समस्याएं सुनूंगी, और उस पे एक्शन लेने के काबिल रहूंगी, योग्य रहूंगी। तो ये सोच के ही मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली अब मैं अपने कंफर्ट जोन, जो मैं बोलती हूँ कि बहुत बहुत अच्छी चल रही है मेरा जीवन जो चल रहा है अभी। बहुत सारे लोग के कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि क्यों आप संगीत को छोड़ करके इसमें जा रहे। सबसे पहली बात, संगीत को मैं कभी नहीं छोड़ रही हूँ। मेरा गला हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैं आजीवन गाते हुए रहूंगी, और रियाज मेरे हाथ की चीज है। और अगर मुझे ये मौका मिल रहा है तो इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। अपने गांव में एक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के रहना चाहती हूँ, ताकि मुझे देख करके जो हमारा यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो। सबके मन में जो ये पॉलिटिक्स को लेके एक विचारधारा है कि ये बहुत टेढ़ी चीज है, सीधी बात होती ही नहीं है, पॉलिटिक्स ये है वो है, लेकिन अब उसका एक एक नया डिस्क्रिप्शन बने कि हम्म। पॉलिटिक्स को लीड करने के लिए औरतें भी उतनी ही मजबूती से आ रही हैं, यूथ भी, हमारे जो कम उम्र के जो 25 26 27 साल के लोग हैं वो भी उतने ही मजबूती से आगे खड़े हैं। जी। मैथिली, आज जेनजी की बात बहुत होती है, मैं किसी आंदोलन का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जेनजी की बात होती है। सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अलग ही जनरेशन है, इनके ओपिनियंस बड़े अलग हैं, बहुत स्ट्रांगली कोर्स। बातों को रखते हैं लेकिन आलसी भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको बहुत कुछ बड़ा चाहिए होता है। तो आप भी लगभग इसी जनरेशन से बिलोंग करती हैं? जरूर, मैं इसी जनरेशन की हूँ, लेकिन वही है कि हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल जर्नी हम्म। देखा जाए। आपने मुझे बड़े होते हुए देखा है, मेरे परिवार को बड़े होते हुए देखा, हम तीनों भाई बहन को देखा है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ काम को लेकर के चल रहे हैं। एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसके साथ टिक करके रहना, ये मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों की कमजोरी होती है। कोई एक चीज को लेकर के पकड़े रहना, उसको लेके अंत तक चलना, ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस पे चल नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी ताकत है। अगर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो भगवान भी उस चीज को वैसे अलाइन कर देते कि हम्म। वो काम हो जाए। तो बस मेरे मन में अभी बस एक ही चीज है कि मैं अपना कंफर्ट जोन हटा करके, जी। जो मेरा लाइफस्टाइल है, आराम से कहीं फ्लाइट से उड़ करके जाओ, परफॉर्मेंस दो, और फिर हम्म। वापस घर को आओ, तो ये बहुत बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन मैं हम्म। इससे भी बाहर निकल करके अपने लोगों के लिए अब काम करना चाहती हूँ। हम्म। मतलब कि अब आप जो है वो ग्राउंड पर पसीना बहाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, कल को अगर विधानसभा में आप पहुंचती हैं, चुन करके जाती हैं, और आगे अगर आपको संसद में भी जाने का मौका मिलता है, जेनजी से आप बिलोंग करती हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि आपकी भी एक जर्नी रही है, बिल्कुल बिहार के एक छोटी सी जगह से आप आज पूरी दुनिया में जाकर भारत के उस सभ्यता को, भारत की उस संस्कृति को दिखा रही हैं, तो कौन से मुद्दों को आप रखेंगी? या आपको ऐसा लगता है कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक हाउस में आया नहीं? क्योंकि इतने दशकों से हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, लेकिन क्या उससे आगे की भी कोई बात ऐसी है जो आज महसूस होती है या उसको रखा जाना जरूरी है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक बेसिक मोटा मोटी चीज की बात तो कर ही लेते हैं। जी। हालांकि ये वो टॉपिक है जो मैं, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तब आप लोगों के पास आकर के मैं ये सारी बातें बोलना चाहूंगी। लेकिन अगर एक बहुत संक्षिप्त रूप से बोला जाए, तो मोटा मोटा चीज के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, काम हम्म। करते भी हैं, लेकिन मैं चीजों को थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी उम्र के जो लोग हैं वो किस मानसिकता के साथ चीजों को देखते हैं, समझते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से सोचते हैं। जैसे आपने जेंजी की बात की, हम्म। हमारे लिए जरूरी ये है कि हमको सुना जाए, हमको वो तवज्जो दी जाए। ये सोचे कि नहीं कि ये तो, अरे ये तो छोटा है, इसका इसका तो बात
का कोई वैल्यू नहीं है, ये काफी चीजें होती है जो हम लोग अपने आसपास बड़े लोगों के मुंह से सुनते हैं। एक तो वो चीज है, दूसरी चीज है सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरी ये चीज है कि जो बिहार से जितने लोग बाहर गए, जिसमें कि मैं भी हूँ, ये शुरुआत हुई मेरे पिताजी के थ्रू। पापा के पास गांव में सब कुछ है, सब कुछ था उस समय तो और ज्यादा था, लेकिन वो सब छोड़ करके एक झुग्गी में जीवन शुरू करना दिल्ली में आकर के, और उसी में हम लोग भी हुए। तो हमको गांव भेज देना था कि हम लोग बचपन हमारा ठीक ठाक बीत जाए, खाने पीने को पेट भर के मिले। फिर वापस जैसे ही 7 साल के हुए तो दिल्ली आए, ताकि अब काम करना शुरू करना है, सीखना शुरू करना है। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि इस पे मैं आपसे आराम से कभी जिक्र करूं, बातचीत करूं। डेफिनेटली मैं अब जब आप एक बार अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपका जरूर इंटरव्यू करना चाहूंगी मैथिली, और मैं जानना चाहूंगी कि आपके एक्चुअली ओपिनियंस और व्यूज क्या हैं यूथ को लेकर, आप किन बातों और मुद्दों को उठाना चाहती हैं। लेकिन हमने देखा है कि जहां भी, मैंने एक बार आपको एयरपोर्ट पर देखा था, लखनऊ एयरपोर्ट की बात है, हम लोग भी अपने शो के लिए वहां पर जा रहे थे और आप भी विद फैमिली वहां थी, आपके पिता आपके साथ थे, दोनों भाई। हमने देखा हमेशा आप 3-4 लोगों की फैमिली जो है वो एक टीम की तरह नजर आती है। लेकिन अब जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, किसी भी वक्त आपकी डोर बेल बजेगी, कोई भी अपनी शिकायत लेकर के आएगा, तो वहां मैथिली अकेले जाएंगी, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगी, क्या वहां परिवार की क्या भूमिका रहेगी? मैं हर तरीके से तैयार हूँ। मैंने ये सब पहले ही सोच लिया, जो अभी आप बता रही हैं ये सब मैं इमेजिन करके अभी आज आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ कि क्या वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, कितनी बड़ी चैलेंजेस हो सकती है मेरे सामने, और मैं हर एक चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी तक कभी जैसे देर हो जाती है काम के दौरान, या कहीं गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या वापस आने में तो थोड़ा पापा मम्मी की तरफ से रहता है ना कि भाई बहुत लेट हो गया है, तो क्या अब वो भी आपको ये फ्रीडम देने के लिए तैयार हैं? उनका भरोसा, एक उनकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ अब इसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में दो, ये राजनीति में कुछ करना चाहती है तो हम इस पीछे मामले हैं। में मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट रहा है कि जहां जाऊं एटलीस्ट कोई ना कोई परिवार का मेरे साथ होता है। दोस्ती ऐसी है नहीं कि मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा जीवन कंप्लीटली ऑपोजिट होने वाला है, और इसको लेकर के हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब कैसे मैं रहने वाली हूँ। तो पापा तो पूरी तरीके से सपोर्ट में है, मेरे पूरे परिवार के लोग मेरे साथ खड़े हैं। आगे जैसे भी जो भी होगा हर चीज को फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। जी, कभी किसी राजनीतिक आइकन को आपने फॉलो किया है, किसी महिला नेत्री या फिर किसी ऐसे नेता को देखकर जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, बतौर स्टूडेंट या आप छोटी रही हों, या हाल ही में अब प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो आपने लिया, लेकिन क्या किसी और ऐसे नेता मैंने उनको एक्टिवली देखा है जब से मेरा पॉलिटिकल अवेयरनेस मैंने डेवलप किया है, जब से वो समझ आई है, तब से मैं प्रधानमंत्री जी को देख रही हूँ। लेकिन अगर पीछे की बात करें तो सुषमा स्वराज जी का एक जो चेहरा है, उनका जो नाम है, जिस इज्जत से हर एक उम्र के लोग उनको सम्मान देते हैं, तो एक वो फिगर है जो काफी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके कार्य को एग्जीक्यूट करने का तरीका, तो वो चीजें हैं। तो बस यही कुछ नाम है मेरे दिमाग में। जी, अब बिहार में आप एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगी तो यहाँ तो बहुत कुछ चलता है, मुद्दे के साथ साथ ओबीसी पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कितने चरम पे है, बहुत सारी राजनीति में समीकरण जो होते हैं उनसे जूझना पड़ता है, तो उस सब के लिए बहुत एक समझ, एक अनुभव की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए मैथिली ठाकुर कैसे तैयार कर रही हैं अपने आप को? हर एक चीज के लिए तो फर्स्ट डे होता ही है। आप कोई भी चीज शुरू करें तो पहला दिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ते जाती है। तो पॉलिटिक्स मेरे लिए नया होगा, जब मैं एक्टिवली इसमें उतरूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे गांव का क्षेत्र अगर मिले तो मेरे लोग मुझे बहुत सिखाने में हेल्प करेंगे, और आगे आगे देखते जाएंगे कि मेरा करियर कैसे इसमें डेवलप होता है, कैसे मैं लोगों की सेवा करने में सक्षम रहती हूँ। लेकिन मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ और जल्दी अपनाती हूँ। इसीलिए लोगों का प्यार जो है वो लगातार मुझे भर भर के मिलते जा रहा है। मुझे बहुत सारे SMS कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन मैसेज आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। तो बस मैं हर एक चीज सीखने समझने के लिए भी बहुत तैयार हूँ। जी, कहते हैं कि हर साधना का एक फल होता है, तो संगीत आपके लिए साधना की तरह रहा है। उसने आपको बहुत कुछ दिया, आपको बनाया, आज आपका नाम देश विदेश तक लोग याद रखते हैं, आपको बुलाते हैं। तो अब जब राजनीति में आ जाएंगी तो कैसे बैलेंस करेंगी? और एक तरफ साधना है और दूसरी तरफ समर्पण। आप क्योंकि पीएम मोदी से इंस्पायर हैं तो वो तो समर्पित जीवन जीते हैं राजनीति का, उसी की बात करते हैं। एक सेकेंड, जी, दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, संगीत और राजनीति? जी बिल्कुल।
बैलेंस तो मैं हमेशा पूरे जीवन भर चीजों को करते आई हूँ। मेरा लाइफस्टाइल ही वैसा रहा है कि चीजों को एक तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली सेट करना पड़ता है कि आपको जिस समय में आप हैं उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो संगीत ऐसी चीज है, कई सारे लोग क्या ना अपने उम्र के एक पड़ाव में आकर के पॉलिटिक्स को चुनते हैं, या फिर उनको वो मौका तब मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के बारे में एक नोशन सेट है लोगों के दिमाग में कि ये एक वैसी चीज है रिटायरमेंट के बाद जब कुछ नहीं हो जीवन में करने के लिए तब जी। पॉलिटिक्स में अपना आजमाओ। लेकिन ये पॉलिटिक्स वो चीज नहीं है कि आप जब थक चुके हो तब जाकर के आप अपनी शुरुआत कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अपने फुल एनर्जी में हूँ और अभी मैं चीजों को बैलेंस करने में सक्षम हूँ, तो मैं पूरी मजबूती से आऊं। और बिहार को बहुत जरूरत है यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो उनको सुने। पहली बात ही मैंने आपको बोला कि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो कि लोगों को यही बहुत आफियत देगा कि कोई उनकी बात पूरी तरीके से सुन रहा है। जी। क्योंकि आजकल कोई सुनता ही नहीं है, कोई चुन के आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं फिर दूसरी जगह रहने के लिए, अपने क्षेत्र में घूम के आते भी नहीं है। लेकिन वही है कि मैं अपना दिल्ली वाला पूरा जो सिस्टम है जी। वो छोड़ करके मैं अपनी गांव की ओर जाना चाहती हूँ और समर्पित रहना चाहती हूँ। और संगीत, मैं गले से कभी इस्तीफा नहीं दे सकती हूँ। मेरा मेरा संगीत मेरे साथ हमेशा रहेगा और बैलेंस इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा खाना पीना ही म्यूजिक है जी। और साथ ही साथ राजनीति। मैथिली, जाते जाते इस वक्त, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है या जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड में दिख रही है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप सुर के माध्यम से या कविता के माध्यम से, या इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं या किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? कुछ दो लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए। हमारी भारत की खूबसूरती को देखते हुए कि हमारी जो आत्मा है हमारे इस भूमि से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। कुछ भी हो जाए, आप पिज्जा बर्गर कितना भी खा लें, लेकिन रात को लौट करके आपको भात दाल की जो क्रेविंग होती है वो एक सॉलिड चीज है, वो कभी नहीं मिट सकती है। तो एक दो लाइन सुनाती हूँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोर प्राण बसे हिम खोहरे पटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं मैथिली ठाकुर आपको। धन्यवाद।